Hello dear friends, you are most welcome. Study with PN शर्मा. डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कंप्लीट लक्ष्मीकांत को पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की है उसको कंप्लीट करेंगे. उसमें हम कैसे नोट्स बनाते हैं. लक्ष्मीकांत में काफ़ी काफ़ी चैप्टर्स हैं, पता नहीं चलता है कि कैसे उसका नोट्स बनाना है, कौन सी जो लिखी हुई बातें हैं उसमें, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में क्या होता है कि कई बार हम उतनी बड़ी बुक को रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो हमको वही सब पॉइंट्स लिखने हैं जो हम रिवाइज कर सकें. तो एग्जाम के टाइम में हमको रिवीजन के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स चाहिए, उन शॉर्ट नोट्स को ही हम रिवीजन कर सकते हैं. तो उसी तरह हम चैप्टर वाइज पूरे जो नोट्स हैं वो कैसे बनाने हैं ये देखेंगे इस सीरीज में. चैप्टर जो फर्स्ट है उसमें थोड़ी ज़्यादा ही आर्ट कर दी गई है, क्योंकि मैंने काफ़ी इसमें लिख दिया था, बाद में मैंने ये सब छोड़ दिया. तो फर्स्ट चैप्टर के बाद जो चैप्टर्स आएंगे वो आपके लिए एकदम क्लियर रहेंगे, उसमें ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, मीन्स ज़्यादा रंगाई वगैरह नहीं है. तो थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो नंबर का चैप्टर है लक्ष्मीकांत का वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858, ये है 1858 तक शासन चलता है कंपनी का. तो अब देखते हैं. फर्स्ट जो हमको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773. इसमें तीन प्रोविजन किए गए, तीनों को हमको याद रखना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड भारत में. तो फर्स्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने की तरफ पहला स्टेप था. मींस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट का ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट मींस नियमित और नियंत्रित करने की तरफ पहला कदम था. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है इसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे, मींस राजनीतिक और प्रशासनिक, उन कार्यों को मान्यता दे दी इस एक्ट के थ्रू. तीसरा, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव यहां से स्टार्ट हो गई. मींस किसी एक जगह से, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, उसी तरह पावर एक जगह कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास. तो यहां से स्टार्टिंग हो गई. अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या हमको इस एक्ट में याद रखना. यहां पर बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल, एक नई उपाधि. और फर्स्ट क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में भी पूछ लिया गया है और स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली पूछ लेते कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स. साथ ही में एक 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मींस कार्यकारी परिषद बनाई गई जो बंगाल के गवर्नर जनरल को हेल्प करेगी. सेकंड क्या किया गया, मद्रास और बंबई ये सभी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बंबई एंड कलकत्ता. तो यहां पर क्या हुआ, जो गवर्नर था मद्रास और बंबई का उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया. मींस अब ये दोनों जो गवर्नर थे मद्रास और बंबई, ये किसके अधीन काम करेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल. मींस केंद्रीय प्रशासन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. अगर यहां डायग्राम में देखो तो मुंबई यहां पर महाराष्ट्र में एंड मद्रास, इनको किसके अधीन कर दिया गया, ऐसा डायग्राम बनाकर आप लिख सकते हो, बंगाल का गवर्नर. और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, 4 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. और ये डायग्राम बनाकर आप बता सकते हो कि 1773 में ऐसा हुआ. आगे क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में जिसमें 3+1, एक अंग्रेज और 3 अंग्रेज और एक भारतीय जो इंग्लैंड के कानून का जानकार हैं, ये सभी एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में इसी एक्ट के तहत. और फर्स्ट जो इसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे. बस इतना सा याद रखना है. आगे क्या हुआ, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार, रिश्वत और उपहार ये सभी लेने पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध, कि ये आप नहीं कर सकते, यहां क्रॉस का चिन्ह है, मींस प्रतिबंध लगा दिया गया. थर्ड क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, मींस जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें बहुत सारे सदस्य रहते थे जो डिसीजन लेते थे, उन्हीं को बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर. वो सिविल मामले, नागरिक, मिलिट्री, सैन्य और राजस्व मामलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करेंगे, बताएंगे कि हमने क्या क्या किया है. तो यहाँ सीओडी एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसके बाद में 3 मामले बताना जरूरी कर दिया, जानकारी देना अनिवार्य. तो आपको इसको इस डायग्राम से समझ सकते हो. अगेन जो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें हमको क्या याद रखना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को स्पष्ट नियंत्रण लेने की तरफ अगेन कदम बढ़ा दिया. इसमें क्या हुआ,
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण, मीन्स यहां पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का विदेश मंत्री, और इसकी नियुक्ति कौन करता था, सम्राट, मीन्स वहां की महारानी। इसमें मीन्स अब इस पिट्स इंडिया एक्ट में एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट व्यापारिक मामले मीन्स कंपनी के ट्रेड से संबंधित मामले देखेगा, और ये राजनीतिक मामले देखेगा कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो 1984 में बनाया गया। मीन्स अब दो संस्था हो गई इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को देखने के लिए, एक राजनीतिक और एक व्यापारिक मामले। इसीलिए इसको कहने लगे ड्यूअल गवर्नेंस, मीन्स द्वैत शासन की स्थापना कहां हो गई, पिट्स इंडिया एक्ट में। द्वैत शासन, यहां पर ड्वेल गवर्नेंस याद रखना, ना कि डायरकी। डायरकी हम आगे देखेंगे, डायरकी को भी हिंदी में द्वैत शासन बोलते हैं, लेकिन सच में जो सही अर्थ है वो ड्वेल गवर्नेंस यहां पर आया है, और डायरकी 1909 में आएगा, तो आगे हम देखेंगे। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, यहां पर जो ब्रिटिश आधिपत्य मीन्स जिन एरिया में ब्रिटिश का शासन था उनको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का पहली बार नाम दिया गया। अगेन अब क्या हुआ, जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो काम करता था, अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करेगा, सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मामलों को किस तक पहुंचाएगा, बोर्ड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट तक। यहां दोहरा प्रशासन स्टार्ट हो गया, ड्यूअल गवर्नेंस, ये भी आप याद रखोगे। यूपीएससी 2019 में यहां से क्वेश्चन आया था 1813 का अधिनियम। अब देखते हैं हम 1813 का अधिनियम। इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र दे दिया गया। पहले वो 10 साल के लिए काम करने आए थे, अब इसको बढ़ाकर और 20 साल कर दिया गया इस एक्ट के तहत। 1813 में का अधिनियम में क्या हमको याद रखना है कि ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ध्यान में रखकर ये एक्ट 1813 का एक्ट लाया गया था। इसमें फ्री ट्रेड पॉलिसी मीन्स फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाई गई, मीन्स सभी ब्रिटिश नागरिक अब भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। केवल चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाय का व्यापार वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाएगा। मीन्स फ्री ट्रेड पॉलिसी मीन्स यहां पर कोई भी व्यापार कर सकता है ब्रिटिश का नागरिक किसी भारत के साथ, केवल चीन के साथ जो व्यापार होगा भारत का वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी, और जो चाय का व्यापार है वो। और सीधा यूपीएससी 2019 में ये एक लाइन दी हुई थी। शिक्षा पर 1 लाख का खर्चा किया जाएगा, ये योजना यहां पर थी, लेकिन कभी प्रभावी नहीं हो पाई। ईसाई मिशनरी यहां पर लाइसेंस प्राप्त करके वो धर्म प्रचार कर सकते थे इंडिया में। ये भी एक्ट कहां आया, 1813 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार की मोनोपोली थी, मीन्स व्यापारिक एकाधिकार, मीन्स वही पूरा व्यापार देखता था, वो खत्म कर दिया कहां, 1813 में। लेकिन अभी भी कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, आगे होगा। अब 1813 का अधिनियम आया, यहां पर कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, एकाधिकार, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया। मीन्स अब कोई भी व्यापार कर सकता है 100%। मीन्स यहां जो अब चीन के साथ व्यापार था और चाय का व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया। मीन्स अब कंपनी का 100% यहां पर वो नहीं होगा। अंग्रेज बिना अनुमति के भारत आना, रहना और भूमि खरीद करना ये सभी अलाउ कर दिया गया। मीन्स भारत अब बिना अनुमति के अंग्रेज इंडिया में आ सकते थे, रह सकते थे और भूमि खरीद सकते थे। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो हमने 1773 में देखा था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। मीन्स 1833 में एक नई घटना हुई, विलियम बेंटिंक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी में पूछा गया था, और कई बार स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। दास प्रथा 1833 में समाप्त कर दी गई। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी एक परिषद पूरे भारत के लिए अब कानून बनाएगी। पहले जब हमने देखा था 1773 में मद्रास एंड बॉम्बे का जो गवर्नर थे वो किसके अधीन कर दिए गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। अब यहां पे क्या हुआ, लेकिन कानून बना सकते थे उस टाइम भी, लेकिन अब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे इनके गवर्नर की जो शक्ति थी कानून बनाने की, उसको समाप्त कर दिया गया। अब पहले तो उनको अधीन किया गया था, अब उनकी विधायी शक्तियां भी कहां ले ली, विलियम बेंटिंक के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और यहां पर केंद्रित हो रही है सारी शक्तियां कहां, बंगाल में। याद रखना, यहां पर एक विधि आयोग की स्थापना की गई लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जो 1834 में बना था। विधि आयोग जो अभी भी अब इंडिया में भी है विधि आयोग, जो कई बार गवर्नमेंट को सलाह देता है। विधि आयोग जो है ना तो संवैधानिक संस्था है ना ही संवैधानिक, ये एक सिंपल ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था उस समय भी, और इंडिया में अभी भी चल रहा है, वो भी एक सिंपल ऑर्डर के द्वारा। ये जो लॉ मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट को कानूनी सलाह देने का काम करता है विधि आयोग।
लेकिन पहली बार अगर क्वेश्चन आए कि किसके काल में बना, तो ब्रिटिश के काल में बन गया था। और पहली बार जो अध्यक्षता की थी लॉर्ड मेकाले के द्वारा, प्रथम विधि आयोग। इसने जितने भी हमारे अभी पर्टिकुलर अभी जो चल रहे हैं सीआरपीसी, आईपीसी, ये सभी इसी की देन है। किसकी? विधि आयोग। पहला जो विधि आयोग था मेकाले के समय, उन्हीं की देन है। 1853 का एक्ट आता है। इसमें क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, वो सिविल सेवा की जो नियुक्ति करता था, उसके लिए अब वो नहीं करेगा सिविल सेवा की नियुक्ति। अब इसके लिए प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई और मेकाले साहब को उस प्रतियोगिता के लिए एक समिति बनाई गई कि आप पूरी सिफारिश दोगे कि क्या करना है। गवर्नर जनरल जो ऑफ इंडिया जो था, उसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई और विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। मीन्स कानून कौन बनाएगा और प्रशासन कौन देखेगा, ये भी अलग अलग कर दिया। मीन्स यहां पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हो गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, उसमें भारतीयों को स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया यहां पर पहली बार। मीन्स जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको पहली बार यहां पर क्या किया गया? भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दे दिया गया उसमें। और मेकाले साहब की समिति बनाई गई, जो सिविल सेवा के लिए एक समिति निर्धारित की गई कि ये बताएंगे कि कैसे कैसे सिविल सेवा की जो प्रतियोगिता है उसको ली जाएगी। ये जो अब क्या हुआ, ताज का शासन समाप्त होने वाला है। केवल 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसके बाद ताज का शासन समाप्त होने के बाद 1858 से अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त होगा। अब 1858 से जब तक इंडिया स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक अब ताज का शासन चलेगा। मीन्स डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में अब चला जाता है। ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली। 1858 के अधिनियम में क्या हुआ कि जो शासन कंपनी के हाथ में था वो क्राउन के हाथ में चला जाता है, मीन्स महारानी के हाथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा। यहां पर जो द्वैत प्रशासन है वो भी समाप्त हो गया। मीन्स जो ड्यूअल गवर्नेंस चलाई थी हमने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। एक भारत सचिव के नाम से एक नया पद आ जाता है यहां पर। ये भारत सचिव जो रहता है वो कौन रहता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो विदेश मंत्री है वो इसका, और इसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्य जो निकाय थी वो भी बनाते हैं। भारत के सचिव मीन्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक नियुक्त किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के द्वारा। यह ब्रिटिश कैबिनेट का भी सदस्य रहता है, याद रखना। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय की पदवी दे दी जाती है। और लॉर्ड कैनिंग, कई बार यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और स्टेट पीसीएस में भी यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इस बार यूपीएससी में एक स्टेटमेंट था, तो याद रखना 1858 का जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अब देखते हैं 1858 के बाद अब आगे क्या होगा? 1861, 1892 और 1909, ये सभी आगे की। अब देखते हैं 1861 नेक्स्ट। यहां कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल किया गया। मीन्स गैर सरकारी सदस्यों को अब यहां पर शामिल करना स्टार्ट कर दिया। वाइसराय जो था उसको जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे उनको नॉमिनेट कर सकता था। राजा मीन्स जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको भी। और राजा ने 3 ऐसे सदस्यों को किया, बनारस, पटियाला और सर दिनकन राव। इनको अपनी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर की, उनमें इनको शामिल किया गया। मद्रास और बॉम्बे, ये सबसे अच्छा काम हुआ 1861 में कि जो शक्तियां ले ली गई थी 1833 में वो वापस लौटा दी गई। मीन्स शक्तियां वापस, जो इनको कानून निर्माण की शक्तियां थी बम्बई, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को वापस लौटा दी गई। कैनिंग साहब ने एक पोर्टफोलियो प्रणाली स्टार्ट की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है कि एक अलग अलग, आपने देखा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट में भी कई विभाग रहते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो एक ही अगर मंत्री कई मंत्रालयों को एक साथ देखे तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। और ये आज भी इंडिया में भी चल रही है। मीन्स एक सदस्य एक से ज्यादा विभाग, उस टाइम विभाग चलते थे मंत्रालय की जगह, तो एक से ज्यादा अगर विभाग दिखता तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो प्रणाली। और ये कैनिंग साहब की देन थी। देखो अब यहां एक इंपॉर्टेंट, आपातकाल के समय वाइसराय बिना काउंसिल की मदद के या बिना काउंसलिंग के बोले 6 महीने के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यूपीएससी में अभी भी कभी पूछ सकता है, अभी भी हम देखते हैं कि अध्यादेश ला सकता है राष्ट्रपति। तो ये अध्यादेश वाला इंडिया में 1861 में ला दिया गया था कि बिना, यहां इंपॉर्टेंट याद रखना कि बिना काउंसिल की रिकमेंडेशन के, ये इंपॉर्टेंट है। 1892 का अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली स्टार्ट की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, यहां पर गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। मीन्स बहुमत किसका रहा?
सरकारी अभी भी बहुमत किसका है, मीन्स जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थी, मीन्स जो लॉ बनाती थी केंद्र के लिए और प्रांतीय कहाँ बनाती थी, प्रांत के लिए, उनमें दो तरह के सदस्य रहते थे, प्राइवेट मीन्स जो डायरेक्टली नॉमिनेट किए जाते थे और कुछ चुन के आते थे लोगों से, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट के चुन के जो लोग आते थे उनकी बहुमत ज्यादा रहती थी। वायसराय की जो शक्तियां थी, क्या शक्ति दी गई, बंगाल ऑफ जो बंगाल का चैंबर ऑफ कॉमर्स और जो सीएलसी, उनमें गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन हेतु उनको और अलाउ किया गया कि आप नॉमिनेट कर सकते हो। साथ में बजट पर बहस और कार्यपालिका के जो प्रश्न थे उनके उत्तरों के लिए उनको अलाउ किया गया, मीन्स जो विधान परिषद थी वो बजट पर बहस कर सकती है, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर दे सकती है, लेकिन अभी भी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, मीन्स अगर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद उसी के ऊपर आधारित दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। गवर्नर को शक्ति दी गई कि वो जिला परिषद, जितने भी नगर पालिका, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनमें गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कर सकता है प्रांतीय विधान परिषद में। 1909 का जो अधिनियम है इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम। इसको बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी बोलते हैं किसको, मिंटो को। ये कौन थे, भारत के राज्य सचिव। यहां पर सीएलसी एंड एसएलसी, इनमें गैर सरकारी सदस्य, जिनको गैर सरकारी सदस्यों की संख्या और बढ़ा दी गई, और लेकिन अभी भी जो सीएलसी था, केंद्रीय जो था, वहां पर बहुमत सरकारी था। जो स्टेट था वहां पर क्या हुआ, गैर सरकारी बहुमत को अनुमति दी गई, मीन्स यहां पर जो नॉमिनेट मेंबर थे उनकी संख्या ज्यादा हो सकती थी। बजट पर अनुपूरक प्रश्न मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, ये 1909 का अधिनियम है। वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहां पर एक विधि सदस्य के रूप में पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय ने पहली बार एक विधि सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया। यहां पर मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लेके आए 1909 में, मीन्स मुस्लिम अगर कोई खड़ा होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में तो केवल मुस्लिम से उसको वोट करेंगे, मुस्लिम मतदाता केवल क्या देंगे, वोट उनको देंगे, तो वो आसानी से जीत जाएगा। तो ये पहली बार, कई बार यूपीएससी में पूछ लिया गया है कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम पहली बार कब आया, तो 1909। 1919 का जो अधिनियम था इसमें क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या है, यूपीएससी 2016 में डायरेक्टली पूछ लिया गया था, 17 में सॉरी। यहां पर दो चीजें याद रखना, एक तो दो सूचियों का निर्माण किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विषय, मीन्स किस पर लो प्रांत बनाएगा, किस पर लो केंद्र बनाएगा, और इसका जनक जो था वो कौन था, लियोनस कर्टिस। डायआर्की यहां पर लेके आए, आरक्षित और अनारक्षित विषय, मीन्स कुछ विषय को बांटा गया कि गवर्नर अपनी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके तहत उन विषयों को देखेगा। अनारक्षित विषयों में गवर्नर मंत्रियों की सहायता से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी रहेंगे वो विषय, मीन्स अगर उन्होंने गलत काम किया तो विधान परिषद में उनको क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो विषय कार्यकारी परिषद के हाथ में है उनके बारे में किसी को कोई पूछा नहीं जाएगा कि आपने ऐसा गलत काम क्यों किया। जैसे अगर कोई भी मंत्री गलत काम करता है तो संसद में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ऐसा किया, तो ऐसा आरक्षित विषयों के केस में नहीं था, केवल अनारक्षित विषयों के केस में था। द्विसदन व्यवस्था लाई गई केंद्र में, लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन यहां स्टार्ट हो गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली को सिख, यूरोपियन और आंग्ल इंडियन तीनों में और बढ़ा दिया गया। लंदन में एक हाई कमिश्नर का ऑफिस लाया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की यहां स्थापना हुई। देखो यूपीएससी नहीं आई है अभी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग आया, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। बजट को अलग अलग कर दिया गया सेंटर और स्टेट के लिए, और भारतीय ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन बढ़ा दिया गया जो 1909 में केवल कुछ लोगों के लिए था। अगेन यहां पर साइमन कमीशन बीच में आया, जो 1919 का जो एक्ट था उसमें कहा गया था कि 10 साल के बाद एक आयोग बनाएंगे जो ये देखेगा कि भारत में जो प्रशासन हम लेके आ रहे हैं उसमें और क्या सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन 1927 में उसको 2 साल पहले ही बना दिया गया। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका पूरे इंडिया में विरोध हुआ। इसकी सिफारिश क्या क्या थी, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा इस पर, और इसकी सिफारिशों पर ही विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए, तो वो भी आगे देखेंगे। इसने कहा था कि डायआर्की जो 1919 में जो लेके आए हैं उसको समाप्त कर दिया जाए, ब्रिटिश संघ का स्थापना किया जाए, और सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली है उसको जारी रखा जाए। तो ये याद रखना, डायआर्की को समाप्ति, पृथक जो निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसको चालू रखा जाए, और ब्रिटिश संघ का निर्माण किया जाए, ये सभी इसने बोला। एक जो इंपॉर्टेंट है सांप्रदायिक अवार्ड, ये ब्रिटिश पीएम
रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था 16 अगस्त 1932 में। ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। और इसी के तहत क्या किया गया कि पृथक निर्वाचन प्रणाली को दलितों तक विस्तारित कर दिया गया। मीन्स दलितों को भी पृथक निर्वाचन, मीन्स उनके सदस्यों को केवल दलित ही चुने जाएंगे। और ये गांधी जी ने सोचा कि ये हिंदुओं में फूट डालने की एक प्रक्रिया है, किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। उसी के तहत पुनः समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में। डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा था। इसमें हिंदू निर्वाचन, पृथक निर्वाचन जो किया गया था दलितों के लिए, उसको हटाकर क्या किया गया, उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए गए। 1935 का अधिनियम, जिसमें अखिल भारतीय संघ जो रिकमेंडेशन साइमन कमीशन की थी उसकी मान ली गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। 3 सूचियां बना दी गई यहां, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अपशिष्ट शक्तियां यहां वायसराय को दे दी गई। ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है कि 1935 का जो एक्ट था उसके तहत जो अपशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दी गई, तो वायसराय को। ना तो संघ को दी गई थी, ना राज्य को, ना समवर्ती सूची में डाली गई। वो किसके हाथ में थी, वायसराय के हाथ में। प्रांतों में द्वैत शासन हटा दिया गया, लेकिन इसको केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट कर दिया गया। मीन्स द्वैत डायरकी जो थी प्रांतों से हटाकर कहां ला दी, केंद्र में। 11 राज्यों में जो हमने देखा था 1919 में केंद्र में 2 सदन आ गया था, अब वैसा ही किसमें, राज्यों में 2 सदन व्यवस्था यहां आई। पृथक निर्वाचन को और बढ़ा दिया गया, दलित, महिला, मजदूरों तक कर दिया गया। भारत परिषद को यहां हटा दिया गया, जो 1958 में आई थी उसको हटा दिया गया, और मताधिकार को और बढ़ा दिया गया। आरबीआई की स्थापना की गई। यूपीएससी, पीएससी एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन यहां आई 1935 में। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जून 1947 में माउंटबेटन योजना के तहत इसको लाया गया। अब भारत की आजादी की तरफ बढ़ गया है। वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्य मीन्स भारत और पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल बनाया गया। और संविधान सभा को यह शक्ति दी गई कि क्षेत्रों के लिए विधानसभा की तरह कानून भी बना सकता है। भारत सचिव की जितनी भी शक्तियां थी वो राष्ट्रमंडल मामले के सचिव को एक नया पद बनाया गया, उसको दे दिया गया। द्वैत शासन, यहां पर स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, और विधायी शक्तियां केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल में विभाजित कर दी गई। यहां पर भी केंद्र को भी दिया गया और प्रांतीय विधानमंडल को दे दिया गया। द्वैत शासन हटा दिया गया, स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, किसको, प्रांतों को। तो प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर क्या कर दिया गया, उनको स्वतंत्रता और स्वशासन ज्यादा दे दिया गया। तो ये था हमारा टॉपिक फर्स्ट एंड चैप्टर फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट किसका, आज कैसे नोट्स मेकिंग करनी है पॉलिटी लक्ष्मीकांत की। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।